बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर कोलीग। आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम तलीमी इदारे बंद थे, तो यूनिक कॉलेज लोअरमल कैंपस ने एक जो इनिशिएटिव लिया बच्चों के लिए वो ऑनलाइन क्लासेस थी। अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में प्रोफेसर अहमद रज़ा फ्रॉम यूनिक कॉलेज लोअरमल कैंपस, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा बेटा आज जो लेक्चर नंबर 2 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा इसका रिव्यू करते हैं तो लास्ट टाइम जो हमने रीकैप के अंदर चीज़ें पढ़ी उसमें सबसे पहले मेरा बेटा स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो स्टैटिस्टिक्स की हमने हिस्ट्री डिस्कस की कि इसकी एवेल्यूएशन कहाँ से हुई, इटालियन लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में या इंग्लैंड की लैंग्वेज में इसे कैसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद दूसरी हमने चीज़ डिस्कस की वो इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया इसकी काइंड्स थी। तो इसकी 2 काइंड्स होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और उसके बाद हमने इसके मीनिंग्स को डिस्कस किया। तो मीनिंग्स में इसकी प्लूरल सेंस और दूसरी का थी मेरा बेटा सिंगुलर सेंस, हमने इसको एवेल्यूएट किया, बताया, डिस्कस किया। तो ये तो था जो चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस किया। आज हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 को हम यहीं से एवेल्यूएट करते हैं, आगे फाइंड आउट करते हैं कि हम इसको किस तरह डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि लेक्चर नंबर 1 आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। और वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपकी जो बुक मैंने पहले भी डिस्कस किया, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नदीम अख्तर सिद्दीकी की जो बुक है अजीम अकेडमी की, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिक साइंस जो हमारा कॉलेज है उनकी बुक है हमारे पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, वो नोट्स आप ले सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन हमने वहाँ से राइट डाउन की हुई है। तो आपने क्या करना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपने जो भी स्लाइड्स आपके सामने हो उसको पॉज करें और वो सारी की सारी डेफिनेशन अपनी कॉपी पे, अपने किसी रजिस्टर पे राइट डाउन कर लें और इनको साथ साथ याद करते जाएं। तो आज जो हमारी डिस्कशन है वो पहला जो डेफिनेशन उसने पूछी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो मेरा बेटा वो डिस्कस इस तरह से है कि इन स्टैटिस्टिक्स अ पॉपुलेशन इज द एंटायर पूल फ्रॉम विच अ स्टैटिस्टिकल सैंपल इज ड्रॉन। ठीक है, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे इसको हम एवेल्यूएट करेंगे। ये क्या है, कहते हैं पॉपुलेशन में रेफर टू एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल्स, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, हॉस्पिटल्स, विजिट्स और मेजरमेंट्स, ये सारे आ जाते हैं। तो जब भी हम किसी एक चीज़ को एज अ होल डिस्कस करते हैं, एज अ होल का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल। तो जब आप किसी चीज़ को ओवरऑल डिस्कस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में हर चीज़ पॉपुलेशन जो एक सेम क्वांटिटीज या सेम प्रोडक्ट है, दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। लेकिन हमारा यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा कंसर्न किसके साथ है। अब जो कंसर्न हमारा है दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि यूनिक कॉलेज के बॉयज़ सेक्शन से, तो बॉयज़ सेक्शन में मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, ICS भी है, ICOM भी है। लेकिन मेरा इस वक्त कंसर्न ICOM के बच्चों के साथ है। तो ICOM के जो स्टूडेंट्स हैं दिस इज कॉल्ड माई पॉपुलेशन। इसी तरह अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर्स के लिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो उसके लिए पॉपुलेशन है। लेकिन प्योर पॉपुलेशन अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली जो उसके स्पेसिफिक पेशेंट हैं वो उसकी पॉपुलेशन है। इसी तरह अगर एक बंदा दुकानदार है तो उसके जो कस्टमर्स हैं वो उसकी पॉपुलेशन है। तो सो कहने का मतलब है जब हम किसी चीज़ को एज अ होल डिस्कस करते हैं दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है विद विच वी कंसर्न। सो इसके बाद आगे चलते हैं, कहते हैं पॉपुलेशन रेफर्स टू द टोटल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेड, यानी कि जिसके लिए हम काम करते हैं वो सारी की सारी पॉपुलेशन कहलाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी सैंपल की तो कहते हैं अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज सैंपल, यानी पॉपुलेशन का एक हिस्सा ले लें, एक पार्ट ले लें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं कहता हूँ मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो 1000 क्या है जी लैपटॉप पड़े हुए, तो 1000 लैपटॉप मेरी क्या होगी पॉपुलेशन।
उनमें से मैं एक लैपटॉप लेता हूँ, उसको चेक करता हूँ, उसको रिव्यू करता हूँ, उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड माय सैंपल। इसी तरह आप चावलों की बोरियां हैं, बहुत सारी बोरियां, आप जब सैक्स को डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड योर पॉपुलेशन। उनमें से आप एक सैक लेते हैं, उसमें से थोड़े चावल लेके उसको टेस्ट करते हैं, तो जो आपने एज अ सैंपल के तौर पर जो प्रोडक्ट ली, दिस इज कॉल्ड योर सैंपल। तो हम बात कर सकते हैं कि जब एज अ होल होगा तो दिस इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन, लेकिन जब उसका सब पार्ट होगा तो दिस इज कॉल्ड अ सैंपल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। अच्छा, यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है, इस स्टैटिस्टिक से स्पेल चेक करें जरा, STATISTIC, लेकिन असल जो हम जब सब्जेक्ट डिस्कस करते थे तो उसके स्पेल ये थे STATISTICS, यानी ये वाला एस खत्म हो गया तो ये स्टैटिक बन गया। अब कहते हैं कि पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। तो बेटा याद रखें, अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, यानी इस पॉपुलेशन से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास ना 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 स्टूडेंट्स क्या है, पॉपुलेशन थी, उसकी न्यूमेरिकल क्वांटिटी क्या है 1000, तो दिस इज कॉल्ड अ पैरामीटर। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। मैं कहता हूँ जैसे मैंने डिस्कस कर रहा हूँ सैंपल को, सैंपल में से मैं कहता हूँ कि मार्क्स कितने हैं 35% है, मार्क्स कितने 85% है, मार्क्स कितने 90% है, तो उनकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, तो आप कह सकते हैं any numerical value, क्या, any numerical value which is calculated from the population, that is called parameter, and any numerical value which is calculated from the sample, that is called a statistic। तो आज इस स्लाइड्स के अंदर जो हमने चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, पैरामीटर क्या है और स्टैटिस्टिक क्या है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आप लोगों ने ज़हन-नशीन करनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से रोल प्ले कर रही है, स्टैटिस्टिक्स क्या काम करती है, ठीक है। तो आज इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ उसने बताई, कहता है इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा इन सिस्टमैटिक मैनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। सिस्टमैटिक क्या होते हैं, कोई भी चीज़ आप काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी चीज़ों को आप रिफ्रेश करते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। तो जब तक सिस्टमेटिक मैनर नहीं होगा तो आप लोग हम कह सकते हैं कि वो प्रॉपर मेथडोलॉजी इसकी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा, ओके हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाटे में हम लोग बात करते हैं यूनिक कॉलेज की, तो यूनिक कॉलेज में एफएससी भी चल रही है, आईसीएस भी चल रही है, एफएससी में मेडिकल भी है, एफएससी में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी हैं, इसके बाद हमारे पास आईकॉम भी है। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जब इनकी शीट तैयार करता हूँ तो शीट में मैं कहता हूँ ये मेरे पास सारा एफएससी मेडिकल का सेक्शन है, ये आईसीएस का है, ये इंजीनियरिंग का है और ये आईकॉम का। तो इसका मतलब है कि मैंने उनको सिस्टमेटिक मैनर के अंदर लैदा कर दिया। अब समवन आस्क्ड मी कि जी आप बताएं अबू बकर किस क्लास में। अच्छा जी, मैंने अबू बकर सर्च किया कि अबू बकर फ़ौरन में, क्योंकि मेरे पास सिस्टमेटिक मैनर में था, मैं अबू बकर कह सकता हूँ कि जी आईकॉम का स्टूडेंट है। मुझे कहा जाता है अब्दुल्ला, तो मैं कहता हूँ अब्दुल्ला किस क्लास का, जी एफएससी इस क्लास का स्टूडेंट है। तो इसको कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास चीज़ें सिस्टमेटिक मैनर में होती हैं तो हम लोग चीज़ों की इवेल्युएशन भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो ये कि इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा इन सिस्टमेटिक मैनर। नंबर 2, इट हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग कलेक्टेड डाटा इन प्रिसाइज एंड लॉजिकल फॉर्म। एक तो प्रिसाइज फॉर्म बड़ी डिटेल मिल जाती है डिस्कशन में, एक दूसरा लॉजिकल का मतलब है कि आप उसके ऊपर कोई भी लॉजिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मीन फाइंड कर सकते हैं, मॉड फाइंड कर सकते हैं, एवरेज फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, यानी बहुत सी मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है इसके ऊपर लगा सकते हैं। नंबर 3, इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कलेक्टेड डाटा, यानी कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करता है। जी, इस इंपॉर्टेंट फीचर में
मतलब यह है कि इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन सी मेन रीजंस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पाई गई हैं, तो ये सारे के सारे इसके फीचर्स में आ जाती हैं। तो नेक्स्ट वन कहता है इट फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आईकॉम के बात कर रहे थे कि मेरे पास 4 सेक्शन है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, ICS है, आईकॉम है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा जी FSC के बच्चे कितने हैं, ICS के स्टूडेंट्स कितने हैं, आईकॉम के बच्चे कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसके कंपैरिजन आती हैं उनके स्टूडेंट्स की। अगर मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बॉयज़ सेक्शन में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स सेक्शन में गर्ल्स कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। गर्ल्स सेक्शन में इसी तरह उनको वैल्यूएट करते हैं। तो जब भी हम कंपैरिजन करना होता है, जैसे आगे जाके आप T टेस्ट, F टेस्ट इस तरह के कुछ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है दिस इज कॉल्ड अ कंपैरिजन। इसके बाद है इट हेल्प्स इन प्रेडिक्शन, क्योंकि हम लोग प्रेडिक्शन बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास डाटा आया, जैसे आजकल सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ चल रही है वो ये कि कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस में हर रोज़ डेली रिपोर्ट्स आती हैं कि आज पंजाब के अंदर इतने, सिंध के अंदर इतने, KPK में इतने, इस्लामाबाद में इतने, कराची में इतने, सब डिटेल आपको मिल जाती है। अब हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, कितने लोगों को कोरोना हुआ और कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। हम अपनी इन सारे डाटा के ऊपर आप इन फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अच्छा यार, पिछले साल ये डाटा चल रहा था, इस मंथ ये डाटा चल रहा है, अगले मंथ क्या डाटा हो सकता है। तो जब आपके पास डाटा अवेलेबल होता है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि ये आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड कर देता है। और द लास्ट वन से कहता है इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसी। आप प्रेडिक्शन बनाते हैं तो ऑब्वियसली बात आप पॉलिसीज बनाएंगे। आप अपनी पुरानी, जब भी डाटा आपके पास है, आप डाटा से उसकी हिस्ट्री इवैल्यूएट करें, हिस्ट्री इवैल्यूएट करने के बाद उसकी प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन करने के लिए आप लोग डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज बनाते हैं। अच्छा ये हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारे मुल्क के अंदर जितने भी स्टैटिस्टिशियंस होते हैं, आपके मुल्क के अंदर जितना भी अकाउंट्स डाटा होता है, आपके मुल्क के अंदर जो भी बजट तैयार होता है, तो बजट बेसिकली पुराना डाटा सामने रखते हुए नए डाटा को इवैल्यूएट करते हुए एक पॉलिसी बना जाती है कि अगले साल एजुकेशन में इतना पैसा लगना चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए इतना होना चाहिए, रिक्रिएशन फैसिलिटी के लिए इतना होना चाहिए। ये मेरा बेटा सारी चीज़ें होती हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि आपने ये 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पेपर में आता है क्योंकि डेफिनेशन बेस है, तो आपने अच्छे तरीके से इसको इस तरह से करने का एक सिस्टमेटिक मैनर है। नंबर 1 लॉजिकल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन होता है, प्रेडिक्शन होता है, एंड इट हेल्प्स टू मेकिंग अ सूटेबल पॉलिसीज। तो ये थी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वन मेरा बेटा, आप लोग बचपन से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं ग्रेड 6, 7, 8 से, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यानी कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या है। अब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कहता है कि जो चीज़ साकन है, लाइक जो हिल नहीं रही, दिस इज कॉल्ड साकन कांस्टेंट। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई डू नॉट मूव, मैं मूव नहीं कर रहा, आई एम स्टिल देयर, सो हम कह सकते हैं आई एम अ कांस्टेंट। बट आई एम व्हेन आई विल मूव, मैं आगे पीछे जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो सो आई एम से दिस इज आ टाइप ऑफ वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं आ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डज नॉट वेरी, विच डज नॉट वेरी। वेरी का मतलब बेटा ये लिख सकते हैं तब्दील होना, चेंज होना, ठीक है। आ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक। दूसरा प्लेस टू प्लेस, तीसरा टाइम टू टाइम, यानी पर्सन टू पर्सन अगर कोई चीज़ चेंज नहीं होती, प्लेस टू प्लेस अगर कोई चीज़ चेंज नहीं होती, टाइम टू टाइम अगर कोई चीज़ चेंज नहीं होती, तो दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे का नेम है, ठीक है, नेम ऑफ द सिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब है मैं यहाँ था तो मैंने क्या किया कि किसी दूसरे बंदे के पास गया और उसके अपना नेम इंट्रोड्यूस करवाया, तो नेम चेंज तो नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। प्लेस टू प्लेस, एक प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, उसका नाम ये है, उसकी स्पेसिफिकेशन ये है, तो अगर हम इसे यूएस से भेज देते हैं तो क्या यूएस से जाकर वो सारा चेंज हो जाएगा? नहीं, सेम वही रहेगा। इसी तरह टाइम टू टाइम, सुबह क्या प्रोडक्ट थी, दोपहर में क्या थी, शाम को क्या थी, प्रोडक्ट का नेम हर चीज़ सेम है, तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। लेकिन बिल्कुल जैसे इसकी एग्जांपल से दी हुई है कि कांस्टेंट में हम कह सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का जो एंगल्स का जो सम होता है वो किसके बराबर है? 180,
आप चाहे यूएसए में चले जाएं वहाँ भी वही 80 है, यूके में चले जाएं वही 180 है जी। सो कहने का मतलब यह है कि इट्स डज नॉट चेंज। इसी तरह नेम ऑफ द सिटी है, नेम ऑफ द पर्सन, ये सारी चीज़ें किस पे आ जाती हैं, दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं कि वेरिएबल क्या है, बिल्कुल इसका चेंज। वेरिएबल में क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच डज चेंज किस मीनिंग्स में आ जाएगा, यानी कि उसमें चेंज नहीं होता। और इसमें क्या होगा कि ऐसी चीज़ें विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, आर टाइम टू टाइम, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेट चेंज होता रहता है, हाइट चेंज होती रहती है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। द नेक्स्ट वन से डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल्स की तो हमने पढ़ लिया। अब वेरिएबल में जो मेन चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल के आगे दो काइंड्स हैं। दो काइंड्स में एक तो आप क्वालिटेटिव को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरा मेरा बेटा आप किसको, क्वांटिटेटिव को डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वालिटेटिव वर्ड निकला है क्वालिटी से, इससे मेरा बेटा क्वालिटी से, और क्वांटिटेटिव वर्ड जो निकला है दिस इज एक्सटेंट फॉर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है जो चीज क्वालिटी में डिफाइन की जाएगी दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। और ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज प्रोडक्ट, ऑल दोज वैल्यूज, all those characteristics which are defined in the quantity, this is called the quantitative variable। अब यहाँ पे मैं और डिफाइन करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो नंबर में डिफाइन होती है दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव। और ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें, ऐसे वैल्यूज, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास नंबर्स में डिफाइन नहीं हो पाती दिस इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ब्यूटी, ठीक है, हमारा रिलीजियंस, रिच, पुअर, ये हम क्या है कि नंबर्स में डिफाइन नहीं कर रहे, ये क्वालिटी है, ठीक है। तो सो जब आप इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं दिस इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव वेरिएबल। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेज है, कितनी वेज है जी, 1000, 1500, 200, $10, 2 पाउंड, ठीक है, 6 पेनीज, कुछ भी है, तो दिस इज वेज। इसी तरह प्राइसेस, चीज़ों की कीमतें हमेशा क्वांटिटी के अंदर डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। इसी तरह हाइट, वेट, ये सारी नंबर्स पे डिफाइन की जाती हैं। तो जो चीज़ें मेरा बेटा नंबर में डिफाइन करते हैं दिस इज कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो आज इसके अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो अगली हम डेफिनेशन जब इसको फॉलो करते हैं, इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, तो ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी क्या होती है। जी मेरा बेटा, सबसे पहले एक वर्ड यूज किया जाता है इंक्वायरी। क्या होती है इंक्वायरी? अच्छा यार आज मेरी इंक्वायरी लग गई। अच्छा इंक्वायरी लग गई, इंक्वायरी मीन्स मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अच्छा जी आज मैंने कहीं जाना था तो वहाँ मेरी इंक्वायरी लग गई। तो इंक्वायरी का मतलब एक क्वेरी कह सकते हैं, एक क्वेश्चन कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कहते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी इज अ प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन यूजिंग टेक्निक एंड टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू रिजॉल्व द फेसिंग इशू आर टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस। आप लोगों के पास डाटा था, डाटा से आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की कि यार इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक बैग है, प्लास्टिक बैग बनाने के लिए आपको कुछ फेजेस चाहिए। सबसे पहले एक दाना सा होता है प्लास्टिक का, उसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद उसकी तार बनती है, तार बनने के बाद मज़ीद उसको पेपर की शक्ल में कन्वर्ट करिए। तो जो ये इसके स्टेप्स हैं, तो कहता है कि ये एक ऐसा प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन होता है जो क्या करता है टेक्निक्स एंड टूल्स यूज करते हैं किसके मेरा बेटा, स्टैटिस्टिक्स के, टू रिजॉल्व द फेसिंग इशू। कोई भी आपके पास इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई किए गए, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई किए जाते हैं दिस इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। इसके लिए दो तरह के मेथड्स होते हैं। तो ये कहते हैं कंप्लीट एनुमरेशंस, दूसरे लफ्जों में इसे सेंसिस भी बेटा मेरा कहते हैं। बात कर डायरेक्ट पूछ लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय सेंसिस। तो आप कहते हैं कि जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हो उसके ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को लेंगे तो दिस इज कॉल्ड अ सेंसिस। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पार्ट एनुमरेशन और सैंपल सर्वे यानी एक एक करके लें तो दिस इज कॉल्ड अ सैंपल सर्वे कह सकते हैं या पार्ट एनुमरेशन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे यूनिक कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। वो
ओके, अब यूनिक कॉलेज के स्टूडेंट्स का हर बच्चे का नेम, ओके, उसका रोल नंबर, उसके फादर नेम, उसकी परसेंटेज, एक एक चीज को जब हम डिस्कस करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंसेस आर कंप्लीट एनुमरेशन। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसके कुछ बच्चों कहता है अच्छा बेटा आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आपकी परसेंटेज क्या है, तो क्लास में कुछ लोगों का जब हम डाटा एवेल्युएट करेंगे तो ये पार्ट एनुमरेशन में आएगा या सैंपल सर्वे के अंदर आ जाता है। तो ये एक चीज़ होती है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अंदर, अगर आप कंप्लीट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भेजनी है, ये तो नहीं कि अच्छा बेटा आपका भेज दें, आपका भेज दें, आपका भेज दें, ऐसा नहीं होता। तो जब हम कंप्लीट हर बच्चे का डाटा कलेक्ट करके बोर्ड के ऑफिस भेजेंगे तो दिस इज कॉल्ड सेंसेस आर कंप्लीट एनुमरेशन। लेकिन जब हम उसके पार्ट्स बना लेंगे, सब पार्ट्स क्रिएट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द पार्ट एनुमरेशन आर द सैंपल सर्वे। तो आई होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैं जो लास्ट हमारी डेफिनेशन थी कंप्लीट एनुमरेशन और सैंपल सर्वे, इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं इन कंप्लीट एनुमरेशंस the researcher covers each and every element concerning with the under study population। जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसकी each and every चीची बीची हर चीज आप उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट एनुमरेशन। बट व्हेन वी डिस्कस, कहते हैं कि इन पार्ट एनुमरेशन द रिसर्चर सेलेक्ट सैंपल आपने पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन लॉजिकल वे दैट कवर्स अ सैंपल, जो सैंपल्स की रिक्वायरमेंट को कवर करता है और उसका सब पार्ट बना देता है, तो दिस इज कॉल्ड पार्ट एनुमरेशन। तो सो मेरा बेटा आज की जो डिस्कशन थी उसके अंदर जी मेरा बेटा, तो आज हमारा जो लेक्चर था इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की। लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 2 में कुछ हम लोगों ने मज़ीद इसको अपने डाटा को इन्हांस किया। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर सारी की सारी मेरा बेटा डेफिनेशंस हैं। आई होप सो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ज़हन नशीन की होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो मेरा बेटा आप लोग कॉलेज के नंबर, हमारे जो लैंडलाइन नंबर है और सेल नंबर है, उन पे कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं, ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए, माँ बाप, आपके लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए खैर वाफियत के लिए दुआ है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन।